लोग छत्रसाल म्यूज़ियम, महाराजा छत्रसाल म्यूज़ियम ये जगह कहलाती है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जगह वास्तव में राजा छत्रसाल द्वारा बनाया गया दुबेला महल था। इसी में राजा छत्रसाल रहा करते थे और इसको बाद में जवाहरलाल नेहरू के समय में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करा दिया गया था। 2 मंजिला आकार में बना यह चतुष्कोणीय भवन विशाल है, परिसर बड़ा है और यहाँ पर म्यूज़ियम में कई दर्शनीय चीज़ें जो कि मध्यकालीन और उससे पहले की भी हैं। अब इसमें आकृति में एक विशेष चीज़ ये है कि शिवलिंग जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि एक अंडाकार संरचना है, इसको सिर्फ एक अर्घ्य पर रख दिया गया, ऐसा नहीं होता है। नर्मदेश्वर एक अकेला शिवलिंग का ऐसा प्रकार होता है जो अंडाकार पत्थर का होता है और इसको उस पर रख दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी शिवलिंग प्राचीन मंदिरों में बनाए जाते हैं वो हमेशा त्रिस्तरीय रहे हैं। नीचे का हिस्सा चतुष्कोणीय, बीच का हिस्सा अष्टकोणीय और सबसे ऊपर वृत्ताकार। तो इस तरीके के जो शिवलिंग होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। नीचे के हिस्से को मूल यानी ब्रह्म कहते हैं, बीच के हिस्से को विष्णु मानते हैं और सबसे ऊपर के हिस्से को शिव मानते हैं। तो इस तरीके से एक शिवलिंग बेसिकली तीनों देवताओं का निरूपण होता है। जो 3 प्रमुख देवता त्रिदेव जो कहे जाते हैं उनका पूरा निरूपण होता है। ये अगर हिंदुस्तान में ये लिपि कौन सी कहलाती थी? हिंदुस्तान में बेसिकली जो पहले लिपि चलती थी वो 2 लिपि होती थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ओके। ब्राह्मी लिपि आमतौर पर उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाली थी और खरोष्ठी जो थी वो कश्मीर और उस तरफ की तरफ इस्तेमाल होने वाली थी। इसके अलावा एक तीसरी लिपि और थी जो मध्य भारत में इस्तेमाल होती थी, उसको कहते थे शंख लिपि। ठीक, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि संस्कृत की लिपियां थी। संस्कृत भाषा को और बाद में पाली और प्राकृत भाषा को जिनमें कहा जाता था वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां थी। ब्राह्मी लिपि से ही धीरे धीरे जो देवनागरी लिपि है उसका उद्गम हुआ है और देवनागरी लिपि से ही बाद में वो लिपियां जो अलग हो गई, जैसे गुरुमुखी, बांग्ला, तिब्बत की जो लिपि है, ये इन सब का उद्गम हुआ है। ये बेसिकली हिंदुस्तान की जितनी भी भाषाएं हैं, इवन साउथ में भी आज तक संस्कृत का प्रभाव है। तो उत्तर भारत से संस्कृत का प्रभाव जो है कहते थे क्यों गायब हो गया? उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, उत्तर भारत में बौद्धों का प्रभुत्व हुआ ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी के समय से लेके और अगले करीब 1000 साल तक। 1000 साल। तो बौद्धों ने क्या था, बौद्धों ने संस्कृत को अपनी भाषा नहीं माना। उस समय की जो लोक भाषा थी, भाषा में बेसिकली जैसे आज की तारीख में भी है, एक भाषा होती है जो क्षेत्रीय आदमी बोलते हैं, भोजपुरी है, अवधी है, इस तरीके की जो भाषा है, या जो गाँव देहात का क्षेत्र का आदमी बोलता है, एक भाषा वो होती है। और एक भाषा होती है जिसको कहते हैं प्रांजल भाषा। प्रांजल भाषा मतलब वो भाषा जो साहित्यिक रूप से परिपूर्ण होती है, जैसे हिंदी खड़ी बोली, या ब्रज में भी साहित्य है तो साहित्यिक, उसमें भी नियम कायदे से बंधी हुई भाषा होती है। तो वो चूंकि संस्कृत जो थी वो साहित्यिक स्तर की भाषा थी, तो अपर क्लास जो था वो आमतौर पर संस्कृत का प्रयोग करता था, लेकिन जो लोअर क्लास था वो आमतौर पर पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। तो पाली और प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी। इसमें पाली भाषा को बौद्ध लोगों ने अपनाया ताकि वो जनता के बीच में ज्यादा आसानी से पहुंच सके। और उन्होंने, बौद्धों में एक और खासियत थी, बौद्ध भिक्षु जो थे वो राजाओं को प्रभावित करते थे बजाय जनमानस के बीच में जाने के, और उस प्रयास ये करते थे कि वो राजा जो है बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दे। तो जब वो बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित करता था तो वो राजभाषा बन जाती थी ऑटोमेटिकली पाली। पाली कैसे कैसे बढ़ती गई, संस्कृत दबती गई, फिर पाली और संस्कृत के मिश्रण से धीरे धीरे हिंदी का जन्म होता चला गया। और मुझे लगता है आपकी इस बात को ये चीज भी जो है क्या कहते हैं कंफर्म करती है, क्योंकि जो अशोक लाट है उस पर जो लिपि लिखी हुई है वो इससे बहुत कुछ जो है मिलती जुलती नहीं, वो इससे भिन्न है। इस लिपि में फर्क है, इस लिपि में ये फर्क है। इसमें अगर देखेंगे तो ऊपर सारी लाइनें एक बराबर आ रही हैं, जबकि जो मौर्यकालीन लिपि है, मौर्यकालीन लिपि बेसिकली ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में सब अक्षर अलग अलग, जैसे अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में जैसे होते हैं, सब अक्षर अलग अलग हैं। उसमें उन अक्षरों को एक साथ संवेद करके पढ़ना पड़ता है। ठीक, एक लिपि और प्राकृत के अलावा खरोष्ठी एक लिपि और चलती थी जिसमें प्राकृत भाषा बोली जाती थी और वो होती थी महाराष्ट्र की तरफ, उसको कहते थे पैशाचिक लिपि। देखो हम बता दें, इसमें ये तो नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, लेकिन सूत्र है ना, वाह ये रा पहले ऐसे बनता था, ये रा है मध्यकालीन, रीर रा
चुके हैं हम लोग, सभी लोग ग्रुप में 6 लोग हैं हम लोग, और 6 लोग मस्तानी महल आ चुके हैं। और रानी मस्तानी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगा। ये वो जगह है जहाँ पे मस्तानी रहती थी और इसको राजा छत्रसाल ने बनवाया था। रानी मस्तानी जो थी वो राजा छत्रसाल की ईरान की सिलाही रानी रूहानी बेगम की कन्या पुत्री थी, और एक बहुत अच्छी योद्धा के अलावा बहुत अच्छी नृत्यांगना भी थी। इन्हीं सब गुणों में मोहित होकर के बाजीराव पेशवा ने उनसे विवाह कर लिया था। जबकि बंगश खान, जब इसका जिक्र इतिहास में इस तरीके से आता है कि बंगश खान ने जब छत्रसाल पर आक्रमण किया था, उसकी मदद के लिए बाजीराव पेशवा यहाँ पर आए थे, और उसके बाद मस्तानी से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे विवाह कर लिया था। और मस्तानी महल जैसा एक यहाँ बना हुआ है, इसी तरीके का मस्तानी महल बाजीराव पेशवा के महल में भी पुणे में जो शनिवार वाड़ा है, उस शनिवार वाड़ा में भी एक छोटा सा मस्तानी महल वाला हिस्सा है, उसको भी मस्तानी महल कहते हैं। अब हम लोग छतरपुर में आ चुके हैं, और छतरपुर में जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये जगह कहलाती है रानी कमलापति की समाधि। रानी कमलापति राजा छत्रसाल जो कि 1731 में मरे थे, उससे पहले रानी कमलापति उनकी पहली रानी थी, उनका देहांत हो चुका था और राजा छत्रसाल ने अपनी रानी के याद में इस स्मारक का निर्माण करवाया था। ये रानी कमलापति एक पंचकोणीय का स्मारक, एक पंचकोणीय बिल्डिंग है, और पंचकोणीय बिल्डिंग के साथ साथ ये स्मारक आकार में काफ़ी बड़ा और 4 मंजिला स्मारक है, जिसमें ऊपर छतरी बनी हुई है। और इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो चूने सुर्खी का प्लास्टर हुआ, उसके ऊपर जो बुंदेली शैली में, बुंदेलखंड की पारंपरिक शैली में जो चित्रांकन हुआ है वो दर्शनीय है। हालांकि उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं, पूरी तरीके से चित्रांकन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ कल्पना जरूर की जा सकती है कि अगर ये चित्रांकन आज भी अगर होता, या जिस समय चित्रांकन रहा होगा और रंग अपने पूरे रंग अपने पूरे उसमें होंगे, तो उस समय ये स्मारक कितना शानदार भव्य लगता रहा होगा।